अगर मगर नहीं है, सरकार बन ही रही है। मतलब अगर मगर कुछ नहीं है, लोगों को सोच होगा। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि 22 तारीख तक जितने लोगों को जो काम करना है, जितना पैसा कमाना है, जितना करप्शन करना है, जितना लूट खसोट करना है, जितना टेंडर मैनेज करना है, जितने विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद करना है, जितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना है, वो सब बसा लें। 23 तारीख के बाद उनको मौका नहीं मिलेगा। कि जो विद्यार्थी बीए पास कर जाएगा, एमए पास कर जाएगा या नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसको हम 2000 रुपया पर मंथ देंगे। हम विद्यार्थियों के लिए काम कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट तरीके से हम करें कि 2,87,000 लोगों को इमीडिएट नौकरी देंगे, 5 लाख लोगों को हम अप्रत्यक्ष नौकरी देंगे। तो रोजगार जो एक बड़ा विषय है और उसका जो केंद्र बिंदु गोड्डा है, तो मुझे लगता है और कांग्रेस का जो दोहरा चेहरा है कि वो जिस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा किया उसने, भारत और पाकिस्तान 1947 में बना, आज जो है वही सिचुएशन संथालपन्ना का है कि यदि संथालपन्ना के लोग नहीं चेते तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स में पूरे देश भर में मुसलमानों को एपीजमेंट करने के लिए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा तो रीजनल पार्टी है और ये स्थिति पैदा क्यों हुई? 2004 में पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा कांग्रेस से लड़ती थी, लेकिन कांग्रेस ने उसके साथ हाथ मिलाया। उस वक्त लोगों को नहीं समझ में आया कि 2004 में फाइनली जेएमएम और कांग्रेस का समझौता क्यों हो रहा है। उसका नतीजा अब संथालपन्ना में दिखाई दे रहा है कि जेएमएम को जो है एक आदिवासी पार्टी जो कि खिलाफ थी, उसको मुसलमानों को कैसे बसाना है, देश भर में मुस्लिम एपीजमेंट कैसे करना है और संथालपन्ना को अलग करके कैसे एक अलग ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है, उसका आलमगीर सबसे बड़ा उदाहरण है। तो तीसरा जो चीज़ माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ देखने वाले हैं या बोलने वाले हैं या जो केंद्र बिंदु है यहाँ आने वाले हैं, इसलिए सौभाग्य। इसके बाद वो विद्यार्थियों के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि किस तरह का घोटाला हुआ, सीजीएल का घोटाला हुआ। आज समझिए जेपीएससी में चेयरमैन नहीं है, स्टेट सर्विस कमीशन में चेयरमैन नहीं है। चेयरमैन नहीं है तो विद्यार्थियों का कैसे नौकरी होगा? तो नौकरी देने की बात बेमानी थी। अब उसमें जो एक बड़ा मुद्दा है और जो तिलमिलाहट मैं यहाँ के नेताओं को देख पा रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जो तिलमिलाहट है, उसका कारण क्या है कि जेपीएससी घोटाला जो हुआ 2006-07 का जो घोटाला है, उसका जो केंद्र बिंदु है यही गोड्डा है। यही के राजनेता जो है उन्होंने विद्यार्थियों का समय खराब किया। एक ही परिवार के आदमी जो है 10-10, 20-20 आदमी जो है, कोई वीडियो बना हुआ है, कोई सीओ बना हुआ है। यही के प्रोफेसर रहे, आपको पता है कि जेल भी गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और वो सीबीआई में अभी भी केस खुला हुआ है। तो समस्या ये लगती है कि कोई यदि डेलीगेशन उस वक्त के जेपीएससी का मिल गया, क्योंकि हजारीबाग में आपको ध्यान हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी से जो सीजीएल वाला जो पेपर लीक वाला जो परीक्षार्थी था वो सब मिला था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और उसके बाद आपको पता है कि हमने नकल अध्यादेश एक बहुत बड़ा लाया है केंद्र में। तो उनको लगता है कि यदि जेपीएससी घोटाले का राज यदि खुल गया इस गोड्डा में, तो आज जो है हम पूरे कुल खानदान के साथ फिर से जेल नहीं चले जाए। तो ये भी एक जहाँ से शुरुआत हुई, विद्यार्थियों का जीवन जहाँ से बर्बाद हुआ, वो गोड्डा है। और हम क्या कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी बीए पास कर जाएगा, एमए पास कर जाएगा या नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसको हम 2000 रुपया पर मंथ देंगे। हम विद्यार्थियों के लिए काम कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट तरीके से हम करें कि 2,87,000 लोगों को इमीडिएट नौकरी देंगे, 5 लाख लोगों को हम अप्रत्यक्ष नौकरी देंगे। तो रोजगार जो एक बड़ा विषय है और उसका जो केंद्र बिंदु गोड्डा है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा मौका हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं मिलेगा कि हम जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, जिनके कारण 2014 में पहली बार झारखंड में अस्थाई सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया, वो हमारा नेतृत्वकर्ता माननीय मोदी जी गोड्डा पहुंच रहे हैं। इन सारे चीज़ों को प्रत्यक्ष तौर पर देखेंगे। हम कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करेंगे और हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। आने वाले समय में झारखंड में अगर भाजपा की सरकार बन रही है तो क्या उसके बाद भी केंद्र 22 तारीख तक जितने लोगों को जो काम करना है, जितना पैसा कमाना है, जितना करप्शन करना है, जितना लूट खसोट करना है, जितना टेंडर मैनेज करना है, जितने विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद करना है, जितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना है, वो सब बसा लें। 23 तारीख के बाद उनको मौका नहीं मिलेगा और 23 तारीख के बाद वो सभी जेल जाने की स्थिति में होंगे। जहाँ तक गोड्डा का सवाल है,
गोड्डा जैसा पिछड़ा जगह आज यदि इतना विकसित है तो गोड्डा का विकास माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रायोरिटी है। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और मैंने अभी कहा है एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 10 जो मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है उसमें से 10 मेडिकल कॉलेज में मैं आज आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो शामिल है कि 10 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, तो यहाँ पहला मेडिकल कॉलेज उस 10 में से एक कहीं यदि खुलेगा तो वो गोड्डा में खुलेगा। प्रदीप यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अडानी का पीठ थपथपाने के लिए मोदी जी आ रहे हैं। अब उस आदमी से क्या बात करिएगा जो अडानी से पैसा ले रहा है, बोर्ड कर रहा है, CSR कर रहा है। आपने मेरा कहीं बोर्ड में नाम देखा है? कांग्रेसी MLA का आप बोहरा चले जाइए, उनके गांव में चले जाइए, अडानी फाउंडेशन ने जो है एक गेट बना दिया, बोहरा काली मंदिर का निर्माण जो है अडानी ने कर दिया। आप भ्रष्टाचारियों की क्यों बात करना चाहते हैं? मैंने अडानी से पैसा नहीं लिया ना, मेरा एक बोर्ड कहीं नहीं लगा हुआ है ना। आप ये बताइए ना कि एक उदाहरण हो कि अडानी का CSR हमने खर्चा कर दिया, अडानी से पैसा ले लिया, अडानी से गाड़ी लेते हैं, घोड़ा लेते हैं। इवन प्रशासन कौन से स्कॉर्पियो में चढ़ेगा और इनोवा में चढ़ेगा ये भी प्रदीप यादव तय कर रहे हैं। ये तो गोड्डा प्रशासन को डूब मरने वाली बात है। मैंने एक दिन खुद ही SP को फोन किया था कि अब यह तय करेगा। तो जो आदमी खुद ही चोर है, अडानी करके देखिए, 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हुई। माननीय प्रदीप यादव जी ने कहा जब रघुवर दास जी के समय हम अडानी प्लांट लगाने के लिए आमादा थे तो उन्होंने 2-3 चीजें बड़ी अच्छी की। एक, उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार आई अडानी को जो है ताला चाबी बंद करके भेजें। 2019 में सरकार आ गई, उनकी विधायक बन गए, कांग्रेस के विधायक दल के कुछ दिन तक तो नेता ही रहे। अडानी को तालाबंदी के लिए कभी प्रदीप यादव गए? उसका कारण है पैसा लेना है। दूसरा, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, यहाँ संजोग से अशोक शर्मा बैठे हुए, अशोक शर्मा जी के घर के सामने, कि हम लोग गरीब आदमी हैं, टोल कैसे देंगे, NH पे टोल आ जा रहा है। जैसे ही वो विधायक बने 2019 में, उनकी पहली चिट्ठी उसी टोल के लिए और कहा हेमंत सोरेन जी इस टोल को बंद करिए। 2019 से 2024 आ गया, दूसरी चिट्ठी आपने देखी? क्योंकि टोल के साथ चीजें तय हो गई। तीसरा, मैं आपको बताऊं कि पूरा मधुपुर, जहां की प्रधानमंत्री जी पहला कार्यक्रम है, चूंकि मेरे ही लोकसभा में दोनों कार्यक्रम है, आपकी जानकारी के लिए, कि वो पहला जो देवघर में कार्यक्रम है वो भी मधुपुर में मेरे ही लोकसभा में, वहां कहा गया कि निशिकांत दुबे मधुपुर को जिला नहीं बनने देना चाहता है। पूरा आंदोलन हुआ 2019 में। वही हफीज लगातार आंदोलन करते रहे। हाजी साहब जो है कहते रहे कि मैं जिस दिन मंत्री बना उस दिन मधुपुर जिला बन जाएगा। 2019 से लेकर 24 तक जो है जिला नहीं बन पाया। इसी तरह से तीसरी बात है कि जब हेमंत सोरेन 2019 में आए मंदिर, तो उन्होंने कहा कि किसी कीमत पर हम नहीं बनने देंगे, यहाँ मंदिर के लिए व्यवस्था नहीं बनने देंगे। जो हम एक कॉरिडोर के लिए कह रहे हैं उसका कहा कॉरिडोर नहीं बनेगा। अभी मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि कॉरिडोर बना देंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो भट्टर धर्मशाला है पंडित धर्मरक्षिणी का, इसका रजिस्ट्री कर देंगे। तीसरा, उन्होंने कहा कि आसपास के मंदिर के आसपास जो लखराज भूमि है, उसके लिए आपको पता है कि पंडित धर्मरक्षिणी के महामंत्री तत्कालीन वो धरना पर भी बैठे, अनशन पर बैठे। कहा कि बस तुरंत 2 मिनट में रजिस्ट्री हो जाएगा। और ये सब काम निशिकांत दुबे नहीं करने देना चाहता है। 2019 से 2024 हो गया, न लखराज जमीन जो है किसी को मिला, न भट्टर धर्मशाला का रजिस्ट्री हुआ, और बैद्यनाथ कॉरिडोर जो है वो बनाने के लिए वो खुद ही आमादा है। तो मधुपुर जिला नहीं बन पाया। आप इन लोगों का, मैंने प्रदीप यादव का बता दिया, अडानी पावर का जो है कभी ताला बंद करने के लिए नहीं गया, कभी सरैया हाट में जो है टोल बंद करने के लिए नहीं गया। तो इन लोगों का हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये जितना बात कहते हैं उसमें केवल कमीशन एक सर्टेन तय हो जाना चाहिए। ये दबाव की राजनीति केवल कमीशन के लिए है, और इसीलिए कमीशन खोरों के बात पर हम प्रधानमंत्री जी के लिए उन्होंने कुछ कह दिया तो सूरज को जो है थूकने के बराबर है। इसीलिए उनके बात पे बहुत ज़्यादा सीरियस होने की आवश्यकता है।